अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है ये है, अगर सिंपली वर्ड्स में कहा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या हम कह सकते हैं कि स्पर्म्स और एग के मिल जाने से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है और उसके बाद जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बट किस तरह स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की है। दिस इज द यूट्रस, अंडर दिस सर्वेक्स एंड वेजाइना, दिस इज फ्लोपियन ट्यूब एंड हेयर इज आल्सो फ्लोपियन ट्यूब। और यहाँ पे मैंने एक एम्फूला जो पार्ट होता है फ्लोपियन ट्यूब का, उसको मैंने बहुत ज्यादा बड़ा करके शो कर दिया है। देन हमारे पास फिम्ब्राई और नीचे ओवरी। ठीक है, ओवरी से हमारे पास ओवोसाइट जो होता है वो सेकेंडरी ओवोसाइट जो है वो मूव करता है इनटू द एम्फूला। ठीक है, और वेट करता है फॉर दी स्पर्म्स। ठीक है, तो हमने आज सीखना क्या है कि हमारे पास स्पर्म जो है जब वजाइना के अंदर इंटर होते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसके साथ बहुत सारा फ्लूइड और भी होता है जो कि हमारे पास सेमिनल वेजिकल से आ रहा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहा होता है। ठीक है, सेमिनल वेजिकल से जो हमारा फ्लूइड आ रहा होता है वो नियर अबाउट 60 to 70% होता है, और हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं उनसे तकरीबन 30% जो फ्लूइड है वो स्पर्म्स के साथ मूव करता है इनटू द वजाइना। ठीक है, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यूट्रस के अंदर मूव कर जाता है। ठीक है, तो इसके जो फ्लूइड होता है इनके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है। जो हमारे पास सेमिनल वेजिकल से फ्लूइड रिलीज होता है उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, लाइक एज हमारे पास फ्रुक्टोज होता है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है, यानी कि जो हमारे पास फ्रुक्टोज है वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है फॉर द स्पर्म्स। ठीक है, इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करता है सेमिनल वेजिकल से जो फ्लूइड होता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिलिन हो सकते हैं, रिलैक्सिन हो सकते हैं, कोआगुलेज एंजाइम्स हो सकते हैं फ्रॉम द सेमिनल वेजिकल्स। ठीक है, अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो उसमें हो सकता है फाइब्रिनोलाइसिन, सिट्रेट हो सकता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस हो सकती हैं। और अगर हम स्पर्म्स की जो है स्पर्म टेस्ट करते हैं और उसमें अगर हमें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बहुत ज़्यादा तादाद में मिल जाएं तो हम ये इंडिकेट करता है हमारे पास प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर हो सकता है उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हमारे पास स्पर्म्स के अंदर आ रही हैं। तो लीव द पार्ट, हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि हमारा मेन टॉपिक क्या है। इजैकुलेशन के बाद जो हमारे पास डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिलिन्स रिलीज होते हैं, मैंने बताया कि हमारे पास सेमिनल वेजिकल्स जो है उनसे प्रोस्टाग्लैंडिलिन्स भी फ्लूइड के अंदर मौजूद होती हैं और वो रिलीज होती हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिलिन्स क्या काम करती हैं, ये जो हमारी यूट्रस होती है उसके मसल्स को स्ट्रेच करती हैं ताकि हमारा जो स्पर्म है वो प्रॉपर्ली इजीली आगे मूव कर सके। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि कोआगुलेज एंजाइम होते हैं या कोआगुलेज केमिकल्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर और वेजाइना के अंदर जो फ्लूइड होता है उनके साथ मिलकर जो स्पर्म्स होते हैं उनको यहाँ पे कैच करके रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पर्म, क्योंकि हमारे पास स्पर्म जो है वो इजीली बाय द वेजाइनल सिक्रीशंस वो बाहर मूव कर सकते हैं थ्रू वेजाइना। ठीक है, तो हमारे पास कोएगुलेज एंजाइम जो होता है वो और टेस्टोस्टेरोन मिलकर इन दोनों को होल्ड करके रखते हैं इस जगह पर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल है या हम कह सकते हैं एंजाइम्स हैं, सॉरी, जो एंडोक्राइन हार्मोन है वो उसमें इंक्लूड है फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन क्या काम करता है, वो यहाँ से इनको ब्रेक डाउन करवाता है, मीन के इस जो वायल के साथ अटैच हुए होते हैं स्पर्म्स को कोआगुलेज एंजाइम की वजह से, तो उसको ब्रेक डाउन करवा के वो आगे की तरफ मूव करवा देता है। ठीक है, तो इसकी मूवमेंट जो है इनटू द सर्वेक्स हो जाती है, मीन के सर्वेक्स में आ जाती है और देन हमारे पास यूट्रस के अंदर मूव कर जाते हैं। ठीक है, रिलैक्सिन क्या काम करता है, रिलैक्सिन जो हमारे पास है वो जो स्पर्म है उसकी मोटेलिटी को दार पर रखता है। ठीक है, मोटेलिटी को इंक्रीज कर देता है ताकि वो इजीली मूव कर सके। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि जो हमारे पास सेमिनल प्लाज्मिन होता है, जो सेमिनल वेजिकल से आने वाला सेमिनल प्लाज्मिन क्या काम करता है, वो एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मिन, तो अगर किसी किस्म की कोई बैक्टीरियल या किसी किस्म का भी कोई आउटर इफेक्ट होता है तो एंटीबायोटिक के तौर पर सेमिनल प्लाज्मिन जो है वो वर्क करके जो भी बाहर से आने वाला एंटीजन है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो यूट्रस होती है उसके अंदर एल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है जो कि स्पर्म को मूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे पास स्पर्म्स जो है उसके बाद यहाँ से मूव करके फ्लोपियन ट्यूब से मूव करके हमारे पास पहुंच जाते हैं सेकेंडरी ओवोसाइट पे, या हम कह सकते हैं कि मेटाफेज सेकंड, जहाँ पे नॉर्मली ये जो है मेटाफेज सेकंड जो है उसके अंदर फ्रीज हुए होते हैं सेकेंडरी ओवोसाइट। ठीक है, तो हमारे पास स्पर्म्स जो है ये मूव करके ये पहुंच जाते हैं हमारे पास ओवोसाइट के साथ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह होता है।
जब स्पर्म्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ 4 टाइप्स लिखी हैं, टर्म्स लिखी हैं। इनको पहले हम देखते हैं और उसके बाद फर्दर स्टेप बाय स्टेप इन सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे स्पर्म जब पहुंच जाता है तो फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास वो होता है कैपेसिटेशन। ठीक है, कैपेसिटेशन का क्या मतलब है? कैपेसिटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स जो हैं वो हमारे पास ये जो स्पर्म है इसके हेड पे लग जाते हैं। जब ये यूट्रस के अंदर से गुजरता है तो यूट्रस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो कि इसके हेड के ऊपर अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे जब पहुंचता है तो इसके ऊपर बहुत सारी और जो केमिकल्स हैं वो अटैच हुए होते हैं। ठीक है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता, तो इसको रिमूव करने का प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, तो कैपेसिटेशन क्या है? कैपेसिटेशन जो है यूट्रस के अंदर डिफरेंट केमिकल जो है वो स्पर्म्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं, तो वो उनको रिड ऑफ या गेट रिड ऑफ या हम कह सकते हैं कि क्लीन करने के लिए हम जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। बट एक चीज जो है वो कैपेसिटेशन से यहाँ से रिमूव नहीं होती। ठीक है, वो क्या होता है? वो होते हैं मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, वो इसके ऊपर ही रहती हैं क्योंकि वो हमें नेक्स्ट चाहिए होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स क्या काम करते हैं? ये डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स रिलीज कर देते हैं ये ताकि कोई भी जो फॉरेन चीज है वो यहाँ पे ना आ सके। बट जो हमारे पास स्पर्म्स होते हैं ये इजीली मूव कर जाते हैं क्योंकि इनकी मोटेलिटी जो है प्रीवियसली इंक्रीज कर दी गई थी। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये इजीली मूव कर जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हमारे पास जो सेल है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर में शो हुआ है इनर लेयर जो है या इनर जो हम कह सकते हैं वाल है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर है ग्रीन कलर में यहाँ पे शो हो रही है, इसको बोलते हैं जोना प्लेसुडा बाइंडिंग, सॉरी जोना प्लेसुडा बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे जो ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इनको बोलते हैं जोना प्लेसुडा बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, टाइप 3। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं जोना प्लेसुडा 3। ठीक है, इवन दैट इसका सिंपली नाम जो है वो है जोना प्लेसुडा बाइंडिंग प्रोटीन टाइप 3। ठीक है, तो ज़ैप 3 बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्पर्म जो है ये आकर ज़ैप 3 के ऊपर अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी ये जो स्पर्म जो है वो अटैच हो जाते हैं इसके ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे टॉप जो एक्रोसोम होते हैं वो जो है अपने आप ओपन कर देते हैं और उसके ओपन करने से डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल जो है वो रिलीज होते हैं जिनमें एक्रोसिन प्रोटीएज स्पेशली यानी कि रिलीज होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? ये जो केमिकल होते हैं ये एबल बनाते हैं स्पर्म को कि वो इजिली जोना प्लेसुडा के अंदर घुस सके। ठीक है, तो हमारे पास पहले 3 के ऊपर अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद एक्रोसोम जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिलीज करता है। केमिकल्स क्या करते हैं? जोना प्लेसुडा को डैमेज कर देते हैं ताकि स्पर्म इजीली मूव कर सके। ठीक है, देन हमारे पास ये जो है इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है कि अगेन वर्थ रिपीटिंग कि एक्रोसोम जो है वो डिफरेंट केमिकल रिलीज करता है ताकि जो जोना प्लेसुडा है वहां से स्पेस मिल सके ताकि स्पर्म जो है वो अंदर जा सके। ठीक है, तो उसके बाद जो स्पर्म है वो आकर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, जब ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है तो उस वक्त डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स ओपन हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पास इनर सेल मेम्ब्रेन है, स्पर्म के अटैच होने से डिफरेंट चैनल्स ओपन होते हैं। अभी ये चैनल क्या काम करते हैं? ये चैनल जो है ये अलाउ करते हैं हमारे पास सोडियम को कि वो अंदर आ जाए। ठीक है, जब हमारे पास सोडियम जो है वो मूव कर जाती है इनसाइड द ओ साइड, तो ये क्या काम करती है? ये जो है हमारे पास डिफरेंट लेयर बना देती है यहाँ पे इंटरनल साइड पे पॉजिटिव आयंस की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है तो पॉजिटिव आयन की एक इंटरनल लेयर बन जाती है। ये इंटरनल लेयर क्या काम करती है? ये जो है प्रोटेक्ट करती है कि हमारे पास कोई भी और स्पर्म जो है वो इंटर ना हो सके। ठीक है, जस्ट एक अटैच हुआ है तो बस बात खत्म, उसके बाद हमें कोई और स्पर्म नहीं चाहिए, तो ये पॉजिटिव लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करती है डायरेक्टली हमारे पास जल्दी से जो ही स्पर्म अटैच हुआ एज फास्ट एज इट कैन प्रिवेंट नो अदर स्पर्म कैन इंटर इनटू द ओसाइट। ठीक है, तो हमारे पास ये जो लेयर बनती है इस लेयर के बनने को हम कहते हैं कि दिस इज द फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ठीक है, पॉलीस्पर्मी मीन के मोर स्पर्म की अटैचमेंट को फास्टेस्ट तरीके से ये रोक लेती है कि कोई भी और स्पर्म जो है वो अटैच ना हो। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट ये होता है कि स्पर्म जो है ये अपना टॉप हेड
साइड जो है इसको ओपन कर लेता है और इसके अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट होता है यहाँ पे डीएनए मटेरियल, ठीक है। तो ये जो है ये अटैच हो जाता है इसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये जो डीएनए मटेरियल है ये मूव कर जाता है इनसाइड द सेल, ठीक है, ओवर साइड। मीनवाइल जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है तो इस दौरान हमारे पास ये जो ओवर साइड है ये फर्स्टली हमारे पास प्रेजेंट होता है मेटाफेज 2 में, जैसा कि मैंने बताया। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो ये कन्वर्ट हो करता है, ये अपनी कंप्लीट करता है मायोसिस 2, ठीक है। मायोसिस 2 करके कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप में चला जाता है, और नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ से जो डीएनए मटेरियल इंटर हुआ वो आकर मायोसिस 2 कंप्लीट किए हुए इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा था उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, और अटैच होकर फर्टिलाइजेशन करवा देता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि हमारे पास जब स्पर्म यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इनसाइड इंसर्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्टिवेट हो जाता है, डिफरेंट कैल्शियम रिलीज करता है, और जो हमारे पास लाइसोसोम होते हैं वो जो है वो आकर बाइंड हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होकर ये भी हमारे पास प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई और स्पर्म जो है वो आकर अटैच ना हो सके, ठीक है। तो ये जो सेकेंड टाइप है इसको बोलते हैं हम स्लो ब्लॉक पॉलीप्रेगनेंसी, पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 स्टेप थे। फर्स्ट कैपेसिटेशन, जो स्पर्म है उसको क्लीन करना, देन एक्रोमल रिएक्शन, एक्रोसोम जो है वो जगह बनाता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ताकि स्पर्म आगे अटैच हो सके। देन हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक था, उसमें सोडियम बहुत ज्यादा इनसाइड आ जाता है, जब स्पर्म अटैच होता है तो हमारे पास सोडियम जो है इनसाइड आ जाता है तो प्रोटेक्ट करता है हमारे पास और स्पर्म्स ना अटैच हो सके। देन हमारे पास जब ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये इनसाइड मूव कर जाता है तो उसके बाद डिफरेंट कैल्शियम जो है वो आकर हमारे पास अटैच हो जाता है इस सेल मेम्ब्रेन के साथ ताकि और स्पर्म्स जो है अटैच ना हो सकें, तो इसको बोलते हैं हम स्लो पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई, और इसके बाद जब ये स्पर्म और ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म और ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ओवम जो है ये मिलते हैं तो हमारे पास जाइगोट फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जाइगोट जो है आगे जितनी भी स्टेप्स होंगे जाइगोट से आगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और स्टेप बाय स्टेप जितनी भी है वो सारी चीजें हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव की मोस्टली चीजें कवर हो चुकी हैं और हमने ऑलरेडी जाइगोट फॉर्मेशन से फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस था। होप सो कि इस चीज़ों की आपकी समझ आई। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पुट कर दें, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।